जय हिंद दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन से चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत कर रहा हूँ आपके चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, चैनल में मैंने अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों, महिला मित्रों, पुरुष मित्रों के साथ, जिससे वो उनको भी फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, क्लासेस होने वाली सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। तो अगर आपको पूरे कोर्स का एक्सेस चाहिए, अगर ये 4-5 क्लासेस जो होने वाली है वो डेमो क्लासेस होंगी। ठीक है, मैं तो ये चाहूँगा कि आप पूरी की पूरी क्लासेस देखिए, उसके बाद ही ज्वाइन करें अगर आपको ज्वाइन करना हो तो। ठीक है, तो ये सामने आपका ज्वाइनिंग प्रोसीजर कैसे ज्वाइन करना है, सामने आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा 9278032677। ये मेरा क्यूआर कोड है। ठीक है, इसको आप स्कैन करके आपको उस पर पेमेंट करनी है 201 रुपये की, 201 रुपये की पेमेंट करनी है। ठीक है, और 201 रुपये की पेमेंट जैसे आप करोगे, इसी नंबर पे आपको 9278032677, इस पर आप पेमेंट भी कर सकते हो, डायरेक्ट फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आपको करना हो। ठीक है, जैसे आप पेमेंट करते हो आपको पेमेंट लिस्ट इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, जैसे ही आप व्हाट्सएप करते हो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है वो देख लीजिए। आपको पीडीएफ मिलने वाला है, नोट्स मिलने वाले हैं हमारे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाएगी, मतलब कि हमसे पढ़ने के बाद आपको कहीं से किसी भी तरीके की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जो पीडीएफ नोट्स है, जो बुक्स हो, सारी की सारी सफिशिएंट है। माइंड मैप, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा आपको एक समरी के रूप में पूरा का पूरा चैप्टर याद करा दिया जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाले, जी हाँ, जैसे भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर है आप कहीं भी बैठकर आराम से इनको एक्सेस कर सकते हो। वन टाइम पेमेंट, जो आपको 201 रुपये की पेमेंट करनी है, सिर्फ एक बार करनी है, वन टाइम पेमेंट है। जैसे आप पेमेंट कर दोगे आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। आपको मुझसे ही क्यों पढ़ना चाहिए वो देख लीजिए। मेरा नाम आशीष भंडारी, ग्रेजुएशन कर रखा मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं ईमू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ठीक है, 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का। ठीक है, अगर आप चाहते हो, अगर आपके दोस्त कोई भी अगर उनको एनसीईआरटी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, 8th 9th 10th की एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जाके विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी। हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा था, जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले इसकी क्या स्थिति थी। ठीक है, और जब अंग्रेज आए उनसे पहले भारत की स्थिति क्या थी, और अंग्रेज जब चले गए, जब भारत आज़ाद होने वाला था उस टाइम पे भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सामने आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, तो उसी स्लाइड को हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अ, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा और बड़ा करने दीजिए, 2 सेकंड रुकिए। ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है, हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत पर औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था उसकी स्थिति क्या थी, उसको समझते हैं। ठीक है, जब स्वतंत्रता पूर्व संध्या, जब भारत आज़ाद हुआ उसी टाइम पे। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट वर डिस्करेज बाय द इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। हस्तशिल्प के निर्यात पर भारी शुल्क लगाकर उन्हें हतोत्साहित कर दिया गया था। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसने अपने कोई चीज़ बनाई है, जैसे कपड़ा हो गया, कोई कपड़े हो गए, ठीक है, पोल्ट्री हो गई, कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ होगी, अगर आप उसको वो विदेशों में बेचा करते थे तो सरकार ने उन पर बड़ा ही निर्यात शुल्क लगा दिया। निर्यात शुल्क मतलब अगर आपको अपने देश से दूसरे देश में चीज़ बेचनी है तो आपको अपनी घरेलू सरकार को कुछ शुल्क देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, है ना। उसी को बोलते हैं हम एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर चीज़ें मंगवाते हो बाहर से तब भी एक शुल्क देना पड़ता है, उसको बोलते हैं आयात शुल्क। ठीक है, सरकारी को। ठीक है, तो जो निर्यात शुल्क था वो बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण क्या हुआ, जो चीज़ें थी, जो भारत ने चीज़ें बनाई थी, भारत के लोगों ने चीज़ें बनाई थी, वो महंगी हो गई और विदेशों में वो कंपटीशन नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, एक तो क्या कहते हैं, विदेशों में, जो ब्रिटेन में अगर देख लीजिए आप, पूरी यूरोप में देख लीजिए, औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के शुरू होने से कारण क्या हुआ था, वहाँ पर जो चीज़ें थी हाथ से नहीं बनती थी, अब मशीनों से बनती थी। और मशीनों से बनी हुई चीज़ और हाथ से बनी हुई चीज़ में बहुत अंतर होता है। तो धीरे धीरे करके क्या उनके प्राइस भी बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए वो विदेशों में पिछड़ गई और भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था वो बहुत तरीके से पिछड़ गया। इट लीड टू डिक्लाइन ऑफ हैंडक्राफ्ट बोथ इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। मतलब जो घरेलू, मतलब घर के अंदर ही, भारत के अंदर ही, क्या कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, मतलब कि बाहर, जब जो ये जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें थी भारत के लोगों द्वारा, वो पिछड़ गई। क्यों पिछड़ गई, क्योंकि देखो अंग्रेज क्या करते थे, भारत से कच्चा माल ले जाया करते थे, कपास, ये चीज़ें, यहाँ से तैयार माल जैसे कि शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ये सारी की सारी
भारत में बेचा करते थे, ठीक है? और ये मशीनों से बना करती थी, ठीक है? और भारतीय लोगों को ज़बरदस्ती बोला करते थे इन चीज़ों को खरीदें, ठीक है? समझ में आ गया? जिसके कारण क्या हुआ, बाहर तो इनकी बिक नहीं रही थी और अंदर भी जो बिक रही थी वो भी बिकना बंद हो गई, ठीक है? ठीक है? समझते हैं लो प्राइस्ड मशीन्स मेड गुड, मतलब कि ब्रिटेन से जो मशीन से बनी सामान की कीमत कम थी, जिससे भारतीय हस्तशिल्प की प्रतिस्पर्धा मिलती थी, जो तुलनात्मक रूप से महंगे थे। जो बाहर से बनी चीज़ें होती थी ना, वो भारत की वो महंगी होती थी, जो ब्रिटेन से चीज़ें आती थी वो सस्ती हुआ करती थी। लोग सस्ती चीज़ें खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? क्योंकि एक इकोनॉमिक्स में एक रूल है, आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, संसाधन बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, तो आप क्या चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को खरीदो और कम कीमत में, ऑब्वियस सी बात है। Machine made good from the Britain were low price, which gave competition to Indian handcraft, which were comparatively costlier. ये आपको पढ़ा दिया हिंदी में, ठीक है? Competition from the Britain made goods declined the demand of handcraft in India. ठीक है? ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में हस्तशिल्प की मांग में गिरावट आई। देखो, जो ये चीज़ें आती थी ब्रिटेन से बनकर, वो सस्ती भी हुआ करती थी, ठीक है? सस्ती हुआ करती थी, जिसके कारण क्या हुआ, ये क्या कहते हैं, भारत में जो बाज़ार था उसमें पूरी की पूरी बाज़ार में छा गई, और हाथ से बनी चीज़ों को कोई खरीदता नहीं था, वो महंगी हुआ करती थी, क्योंकि इनको बनाने में बहुत टाइम लगता था, ठीक है? और लोग चाहते थे कि उनकी अच्छी कीमत मिल जाए, लेकिन आपको इनकी कीमत देने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये महंगी हुआ करती थी। चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो भारत के लोगों को भी ब्रिटेन से बनी हुई चीज़ों की आदत लग गई, और हाथ से बनाई हुई चीज़ थी उनकी आदत छूट गई, ठीक है? ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश संस्कृति के प्रभाव के कारण लोगों का स्वाद और प्राथमिकता ब्रिटिश उत्पादों के पक्ष में बदल रही थी। मतलब कि शिफ्टिंग इन अ फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट, मतलब कि जो ब्रिटेन से बनी चीज़ें थी ना, ब्रिटेन का कल्चर था, वो थोड़ा ज़्यादा ही प्रभावशाली था भारत के ऊपर, तो धीरे धीरे करके लोग भी वहाँ की चीज़ें अपनाना शुरू शुरू कर दिया, भारत की चीज़ों वो ब्रिटेन की चीज़ों का। दिस लीड टू द फॉल ऑफ इंडियन मेड गुड्स विच वर मोस्टली बेस्ड ऑन द इंडियन हैंडक्राफ्ट। इससे इससे भारतीय निर्मित वस्तुओं में गिरावट आई, ज़्यादातर भारतीय हस्तशिल्प पर आधारित थी। मतलब जो ज़्यादातर जो भारतीय लोग चीज़ें बनाया करते थे, वो मशीनों से नहीं बनाया करते थे, ठीक है? बहुत कम मशीनों से बना करती थी, ज़्यादातर चीज़ें हाथ से बना करती थी, वो महंगी हुआ करती थी, और भारत ब्रिटेन से वो कंपटीशन नहीं कर पाई और पिछड़ गई। धीरे 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 करके लोगों में क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों ने, बहुत से लोगों ने आत्महत्या भी करी, ठीक है? और अपने बहुत सारे उद्योग धंधे भी चेंज कर दिए। आगे बढ़ते हैं। फॉल इन इंकरेजमेंट टू इंडियन हैंडक्राफ्ट, भारतीय हस्तशिल्प को प्रोत्साहन में गिरावट गिरावट आई। जो ब्रिटेन लोग थे ना, वो पहली बात तो चाहते नहीं थे कि जो हाथ से बनी हुई चीज़ें थी भारत की, वो आगे बढ़े, इसलिए उन पर बहुत सारे निर्यात शुल्क बनाया करते थे, ठीक है? नहीं, वो ब्रिटेन एक टाइम तक क्या होता था, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या। एक बार क्या हुआ था कि जब औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी, ब्रिटेन में यहाँ तक कि ये तक प्रतिबंध लगा दिया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत की चीज़ खरीदेगा तो उस पर उसको जुर्माना देना पड़ेगा। सोच पा रहे हो, इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, इसलिए कोई भारत की चीज़ खरीदता भी नहीं था, जहाँ तक ब्रिटेन में, ठीक है? और भारत में तो खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि उनकी कीमत ज़्यादा थी, ठीक है? इंडियन हैंडक्राफ्ट वर सपोर्टेड बाय द इंडियन इंपीरियर प्रिंसेस नवाब्स ईटीसी बिफोर द ब्रिटिश की, ठीक है? अंग्रेजों से आने से पहले भारतीय हस्तशिल्प को भारतीय सम्राटों, राजकुमारों, नवाबों आदि का समर्थन प्राप्त था। देखो, जब भारत भारत के अंदर क्या कहते हैं, राजा महाराजा या सम्राट हुआ करते थे, वो भारत से बनी हुई चीज़ों को खरीदा करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनको हराना शुरू कर दिया, और क्या कहते हैं, राजाओं की जो भूमिका थी बिल्कुल कम कर दी, ठीक है? अब इनके पास पैसा होता नहीं था, इसलिए ये भी लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश लोगों के प्रभाव में आके, और ये भी लोग कौन सी चीज़ें खरीदने लगे, ब्रिटेन की, ना कि भारतीय हस्तशिल्प की। समझ आ गया आपको? बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल द दीज पैट्रन वर लूजिंग देयर एग्जिस्टेंस एंड द अकॉर्डिंगली इंडियन हैंडक्राफ्ट टू वर लॉन्ग लूजिंग द स्टेट ऑफ पैट्रोनेज। ब्रिटिश शासन के कारण ये संरक्षण अपना अस्तित्व खो रहे थे, और तदनुसार भारतीय हस्तशिल्प भी राज्य संरक्षण खो रहे थे। मतलब कि जैसे जैसे नवाब हो गए, आपके राजा हो गए, ये हारते जा रहे थे, जो क्या कहते हैं, ये चीज़ें खरीदा करते थे, क्या कहते हैं, भारतीयों की, अब वो भी उन्होंने खरीदना बंद कर दिया, ब्रिटेन के प्रभाव में। उन्होंने राजाओं को भी ये बात बोली थी कि आप हमसे चीज़ें खरीदो, क्योंकि वो क्या कहते हैं, दबे हुए थे, बहुत सारी उन पर संधियाँ लगा रखी थी, है ना? आपके हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसके बारे में तो मेनली, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है?
स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, आधुनिक उद्योगों का धीमा विकास। भारत के अंदर जो मॉडर्न इंडस्ट्रियाज थी, मतलब कि जैसे कि अगर कारखाने हो गए, बड़े बड़े कारखाने हो गए, इनका जो विकास था बहुत धीमी गति से हो रहा था। ठीक है, अगर ये तेजी से होता तो शायद वो जो ब्रिटेन से बनी हुई चीज़ें थी उनके कंपटीशन में उनको पछाड़ देती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो आधुनिक उद्योग थे उनका विकास बहुत कम तेजी से हो रहा था, और जो ब्रिटिश से बनी हुई सप्लाई थी वो ज़्यादा थी, भारत से जो बन रही सामान था वो बहुत कम मात्रा में उत्पादन होता था। It is clear from the following points that the industrial sector was progressing, but it was not at the desired rate. निम्नलिखित बिंदुओं से ये स्पष्ट है कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति तो हो रही थी, लेकिन वह वांछित दर पर नहीं थी। मतलब जिस तरीके से वो उन्हें ग्रोथ होना चाहिए था ना, विकास होना चाहिए था आधुनिक उद्योग का, उस तरीके से नहीं हो पा रहा था औद्योगिक ब्रिटिश के उद्योगों को पछाड़ने के लिए। पहला पॉइंट दे रखा है, लूप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों की असंतुलित वृद्धि। ठीक है, असंतुलित वृद्धि मतलब देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगन टू टेक रूट्स इन इंडिया बट इन प्रोग्रेस रिमेंड वेरी स्लो। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब कि 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों ने भारत में जुड़े जमानी शुरू जमीनी जमी जड़ें जमानी शुरू कर दी, लेकिन इसकी प्रगति बहुत धीमी थी। मतलब कि जो ये उद्योग धंधे खुल रहे थे आधुनिक उद्योग ब्रिटेन के, जैसे कि आपके क्या कहते हैं, आपके टाटा हो गए, जमशेदजी टाटा हो गए, उन्होंने बहुत सारे उद्योग खोले, टिस्को खोला उन्होंने। ठीक है, लेकिन वो उनकी जो गति थी बहुत धीमी थी। ठीक है, वो ज़्यादातर लोगों को रोजगार नहीं दे पाते थे। ठीक है, और सिर्फ वो क्या कहते हैं, भारत की बनी चीज़ों को की जो भारत में जो मांग थी उनकी चीज़ों की, वो पूरी नहीं कर पाते थे। इसलिए ब्रिटेन क्या करते थे, जो मांग ज़्यादा थी उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, भारत में चीज़ें बेचा करते थे। ठीक है, अगर यही उद्योग सही मात्रा में काम कर रहे होते, अच्छा उत्पादन कर रहे होते, चीज़ें बना रहे होते, तो ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटिश वस्तु थे वो पछड़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनिशियली द डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स एंड द कोल्स माइन। लेकिन जो प्रारंभिक जो उद्योग खोले गए आधुनिक उद्योग, कौन कौन सी चीज़ें बनाते थे, कपास, जूट, कपड़ा मिले और कोयले खदानों की स्थापना तक ही सीमित थे। मतलब कि इस कुछ ही क्षेत्रों में इन्होंने अपने उद्योग धंधे लगाए, जैसे कि इसमें कौन कौन से थे, जूट, कपड़ा मिले, कोयला, और बहुत सारी चीज़ें तो इसमें रह ही गई थी। ठीक है, तो आगे आगे समझ में आ गया। Subsequently, the iron and steel industry began coming up in the beginning of the 20th century. The Tata Iron and Steel Company, TISCO, was incorporated in 1907। इसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत में लोहा इस्पात उद्योग सामने आने लगे। ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। इसी के साथ साथ आपको पता होगा आधुनिक उद्योग खुल रहे थे, जिसमें से एक कौन सी, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन 1907 में खुली थी। कहाँ पे, जमशेदपुर में। ठीक है, अ फ्यू अदर इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर, एटीसी कम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था आपका, 1939 से 1945 के बाद ही हुआ था। और ये जैसे कि सीमेंट उद्योग होगा, कागज उद्योग होगा, ये कब खुला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। समझ पा रहे हो, जब तक देर हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि देर इसलिए हो चुकी थी, अब जो भारतीय चीज़ थी अब उनकी मांग बहुत कम हो चुकी थी, जो ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुएं थी उनकी मांग बहुत ज़्यादा थी। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, पूंजीगत सामान उद्योगों की कमी, मतलब कि वो वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम, जैसे मशीनें। ठीक है, भारत में मशीनों का उत्पादन बहुत कम हुआ करता था। अगर मशीन चाहिए आपको, किसी भी तरह की मशीन, तो आपको बाहर से मंगवानी पड़ती थी। ठीक है, ठीक है, देर हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड टू इंडियंस टू डिपेंड ऑन ब्रिटिश फॉर कैपिटल गुड्स। भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए शायद ही कोई पूंजीगत वस्तु उद्योग था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय पूंजीगत वस्तु के लिए ब्रिटेन पर निर्भर रहे। ठीक है, अब ब्रिटेन में क्या थी, बहुत सी ऐसी कंपनियां थी नहीं भारत के अंदर, सॉरी, जैसे कि मशीनें होगी, हैवी मशीनरी होगी। ठीक है, जो क्या कहते हैं अन्य वस्तु के उत्पादन में काम आती है। ठीक है, कारें हो, मान के चलिए एग्जांपल, कारें बनाने के लिए मशीनें लगा दी, लेकिन भारत के अंदर इनका विकास बहुत धीमी गति से था। अगर कोई खोलना भी चाहता था ना, कोई भी बड़ी बड़ी पूंजीगत वस्तुएं वाली चीज़ें, पूंजीगत वस्तुएं मशीनरी, मतलब कि जो दूसरे वस्तु के उत्पादन में काम आती है, वो मशीनें, वो उद्योग। ठीक है, तो उसको ब्रिटेन वाले खोलने ही नहीं दिया करते थे इंडिया में। समझ पा रहे हो, उनके साथ बहुत सारी कलेश करा करते थे। ठीक है, जिससे क्या हुआ, अब खोल तो नहीं रही थी, धीरे धीरे करके लोग क्या कहोगे, जो ब्रिटेन में से बनी चीज़ें होती थी उस पर निर्भर होने लगे। अगर मान के चलिए कोई मशीन बनाई ब्रिटेन वालों ने, वहाँ से भारतीय लोगों ने इम्पोर्ट करी, मंगवाई,
अगर वो ख़राब हो गई ना तो कम से कम 1-2 महीने तो उनको क्या कहते हैं रुकना पड़ता था अपनी उसके उत्पादन के लिए, कि वहाँ से इंजीनियर आएगा उसको ठीक करेगा, समझ पा रहे हो? तो इस बहुत बड़ा काम, बहुत झंझट थी, ठीक है? जिससे भारतीय लोग थे उनका उत्पादन घट जाता था, चीज़ें नहीं बना पाते थे वो, और भारत ब्रिटिश वस्तु की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते थे। कैपिटल गुड इंडस्ट्री विच कुड प्रोड्यूस मशीन टूल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। पूंजीगत समान उद्योग जो आगे के उत्पादन के लिए मशीन टूल्स का उत्पादन कर सकते थे, औद्योगिकरण के लिए आवश्यक थे। देखो भारत के अंदर आपको औद्योगिकरण चाहिए था। अगर आपको औद्योगिकरण करना है, उद्योग धंधे स्थापित करने हैं, तो आपको वो चीज़ें चाहिए जो उसके लिए काम आती हैं। जैसे कि अगर आपको क्या कहते हैं प्लास चाहिए, बड़े बड़े टूल्स चाहिए, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, अगर उनको बनाना है तो आपको क्या कहते हैं पूंजीगत सामान चाहिए, क्योंकि उनको बनाने के लिए क्या कहते हैं पूंजीगत उद्योग होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं जाता। समझ पा रहे हो? इसके कारण क्या हुआ, भारत में औद्योगिकरण बहुत लेट हुआ। देखो वही वही टाइम है जब क्या कहते हैं पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, जब पूंजीगत सामान बन रहा है अच्छी तरीके से, लेकिन भारत में नहीं बन रहा है। क्यों? तो ब्रिटिश लोग चाहते ही नहीं है। अगर अगर वो भारत के अंदर भी चीज़ें बन जाएंगी तो ये ब्रिटिश लोग थे, इन पर जो निर्भरता थी भारतीय लोगों की वो घट जाएगी। समझ पा रहे हो? और ये अगर ऐसा हो जाता तो भारतीय लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो जाते, उनको पता था। इसलिए वो चाहते थे भारत को दबा पिछड़ा रहना चाहता, कि भारत क्या रहे, दबा पिछड़ा रहे, ठीक है, शोषित रहे, बहुत गरीबी में रहे। लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में कम योगदान, जो औद्योगिक क्षेत्र था उसका योगदान जीडीपी के अंदर बहुत ही कम था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या थी, कृषि पर थी, है ना। 85% जो जनसंख्या थी वो किस पर निर्भर करा करती थी, आपकी आपकी कृषि पर, क्योंकि जो औद्योगिकरण के लिए जो पूंजीगत वस्तु चाहिए उनका उत्पादन भारत के अंदर नहीं हो पाता था, ठीक है, मशीनों का उत्पादन नहीं हो पाता था, मशीनें लगेंगी नहीं तो कारखाने लगेंगे नहीं और दूसरी चीज़ों का उत्पादन होगा नहीं, ठीक है, इससे जीडीपी में कम हो उनका योगदान है। जीडीपी मतलब कि आप समझ लीजिए किसी व्यक्ति पूरे विश्व पूरे देश की इनकम की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की नहीं, पूरे देश की इनकम की बात कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। Growth rate of new industry sector and its contribution to gross domestic product has been very small. It is because of industrial sector was not the progressing at the overall डिजायर्ड रेट, मतलब कि इनका योगदान कम था, नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर और घर सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान बहुत कम था। ये इसलिए है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र हमारे समग्र वांछित दर से प्रगति नहीं कर रहे थे। देखो औद्योगिक क्षेत्र बढ़ तो रहे थे लेकिन जिस दर से उनको बढ़ना चाहिए था कंपटीशन के लिए वो नहीं बढ़ पा रहे थे। 10 इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ठीक है, 10 भारतीय आर्थिक विकास। हाँ, ये कुछ नहीं है वो काट देता हूँ उसको, आपको कुछ और था वो। ठीक है, समझ आ गया। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द टू पब्लिक सेक्टर, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन का सीमित क्षेत्र। सार्वजनिक, देखो किसी भी देश के अंदर दो क्षेत्र होते हैं उद्योग के अंदर चीज़ें बनाने में, एक तो निजी क्षेत्र होता है, मतलब कि आपने कोई कंपनी खोल ली आपके नाम पर है वो, और एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र किसके किसके नाम किसका अधिकार होता है, सरकार का। सरकार ऐसे कोई उद्योग बना ही नहीं रही थी, ठीक है, जिस पर उसका नियंत्रण हो, क्यों नहीं चाहती थी? अगर वो बनाएगी तो क्या होगा, जो भारत से ब्रिटेन से चीज़ें आ रही थी वो भारत में कौन खरीदेगा, क्यों हम यहीं बना लेंगे। समझ पा रहे हो? तो वो चाहते थे कि भारतीय लोग निर्भर रहे ब्रिटेन पे, इसलिए वो उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में भी किसी भी तरीके को कोई काम नहीं करा, ठीक है। The industrial sector remained confined to the railways, power generation, communication, port, and other department undertakings only, which was not adequate. औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के संचालन सीमित क्षेत्र था, मतलब कि जो क्या कहते हैं बहुत कम मात्रा में जो सरकार थी उद्योग धंधों का संचालन करा करती थी, चलाया करती थी, उनके नाम पर थी, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी थी, रेलवे उनके हाथ में थी, बिजली का उत्पादन उनके हाथ में, संचार का, बंदरगाह, मतलब कि पोर्ट्स हो गए आपके, कुछ अन्य विभागीय उपक्रम तक ही सीमित रहा जो पर्याप्त नहीं था, ठीक है। क्यों पर देखो आज देख लो जी, अगर आप भारत को देख लीजिए, आज बहुत सारी चीज़ें भारत सरकार चलाती है, जैसे कि आपकी भारत सरकार क्या क्या चलाती है, पहले एयर इंडिया भी भारत के इसके अब टाटा को बेच दी गई है, रेलवे इंडिया भारत के हाथ में है ना, आज एनर्जी होगी भारत के हाथ में, पेट्रोलियम भारत के हाथ में, कोल भारत के हाथ में है, सीमेंट बहुत सारी सीमेंट मेरे ख्याल से है नहीं, सीमेंट शायद मेरे ख्याल से तो नहीं है, एनटीपीसी हो गया है ना, आपका जहाज़ बनाती है आज, और क्या कहते हैं सरकार आज तुम्हारे क्या कहते हैं बंदरगाह भी बनाती है और जहाज़ का निर्माण भी करती है,
और दूसरे देशों को बेचती भी है। तो आज भारत की स्थिति देख लीजिए, ग्रोथ रेट कितनी जा रही है, 7 के आसपास बढ़ रही है। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक हमें क्या बनना है, एक विकसित राष्ट्र बनना है। तो उसके लिए हिसाब से जो दरें बहुत पर्याप्त है। अगर ऐसे चलता रहा 2047 तक तो हम क्या कहते हैं एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे ऐसे कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, ठीक है। सरकार किसी भी तरह की सार्वजनिक क्षेत्र की के उपक्रम के संचालन में भूमिका में नहीं थी। ठीक है, इतना ही था आज के क्षेत्र में दोस्त, ठीक है। समझ आ गया। कहने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, जो भारतीय लोग थे वो उनको उद्योग ब्रिटेन वासी क्या करना चाहते थे, गुलाम बनाना चाहते थे। और गुलाम बनाने का तरीका था, राजनीतिक रूप से तो गुलाम बना लिया था, राजाओं को हरा दिया था। अब आर्थिक रूप से भी गुलाम बनाना चाहते थे, ठीक है। आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहते थे कि उद्योग धंधों के लिए उनको किस पर निर्भर रहना पड़े, ब्रिटेन पर। इसलिए उन्होंने क्या करा, ब्रिटेन से बनी चीज़ों का उत्पादन करा, भारत में बेचा। और यहाँ पर किसी भी तरह की इंडस्ट्री को पनपने नहीं दिया, ठीक है। जिससे कारण क्या हुआ, जो भारत का जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें थी वो पिछड़ती गई, क्योंकि वो बहुत महंगी हुआ करती थी, बहुत कम मात्रा में उत्पादन करा करती थी। जो घरेलू मांग थी उसको पूरा नहीं कर पाती थी। और उस मांग को पूरा करने के लिए ब्रिटेन से उत्पादित वस्तुएं भारत में आई और उन्होंने इसका स्थान ले लिया। समझ आ गया आपको? तो यही था इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर चैनल अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।